हम बच्चों को कलम देना सिखाते हैं, हम बच्चों से दरखास्त करते हैं कि कलम उठा बेटा, पढ़ लिख, एक बड़ा वकील बन, पत्रकार बन, डॉक्टर बन, और वहां बोला जाता है कि कलम छोड़, तलवार उठाओ, 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार करो, ये वहां से कॉल दिया जाता है। और मोदी जी खामोश, कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई अल्फाज नहीं, कोई खंडन नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस राज में भी यही हो रहा है ना। रायपुर में क्या हुआ, वो कालीचरण नाम का एक दरिंदे ने आके महात्मा गांधी जी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ। महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोला एफआईआर करिए, मगर वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, तो क्यों किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि अब इस पर एफआईआर करिए? क्या यही सेक्युलरिज्म है? क्या यही सेक्युलरिज्म है हमारे देश का? अरे हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की हम दुहाई देते हैं कि आइए हमारे साथ एक होकर संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और हक की लड़ाई और हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। क्राइम रेट 2020-2021 का आप उठा के देख लो, पुलिस कस्टडी में 15 युवाओं की हत्या की गई है, हत्या। जेल कस्टडी में 450 से ज्यादा युवाओं की हत्या कर दी गई है। मुसलमान बच्चों को बिना किसी बात उठा लिया जाता है, जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है, मारा जाता है रास्ते में। अभी कितने नाम मैं गिना सकता हूं आपके सामने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो आते हैं, वायरल होते हैं, हर तरफ हम देखते रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि योगी जी का है ना, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा है। महाराष्ट्र से तशरीफ लाए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व विधायक शेर महाराष्ट्र जनाब वारिस पठान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आए और आवाम को खिताब फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शह नशीम पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर शेर हिंदुस्तान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद एक्स मेयर जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब, दिल्ली से आए हुए हमारे MIM प्रेसिडेंट जनाब कामिलुल हाफिज साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत अनकरीब है, महीना भर बाकी है, चुनाव आएगा। जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को आप ही के बीच में से ठहराएगी। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा जिस जोश और खरोश के साथ उत्तर प्रदेश की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोहब्बतों से नवाज रही है, दुआओं से नवाज रही है, हमको यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आपने देखा इतने बरसों से उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां आपके दरवाजों पे आई, भीख का कटोरा लेकर आए आपके पास, दुहाई दी आपको, हमको वोट दो, हम आपका काम करेंगे, हम आपका फला काम कर देंगे। आप अपना वोट देते आए, भरोसा करते आए, मगर 70 सालों में यह देखा गया कि आज भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। कमेटियों का रिपोर्ट दर्शाता है
ये वारिस पठान नहीं कहता, कमेटियों के रिपोर्ट है, चाहे सच्चर कमेटी हो, महमूदुर रहमान कमेटी हो, हर रिपोर्ट में यह आया है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है। तो क्यों बैकवर्ड है? नीति आयोग का रिपोर्ट फिलहाल आया है, उस रिपोर्ट में भी दिखाया कि उत्तर प्रदेश पुअरेस्ट स्टेट के अंदर आता है। क्यों पुअर, क्यों पिछड़ा हुआ वर्ग है उत्तर प्रदेश का मुसलमान? हमने तो वोट दिया था आप, क्यों हम आगे नहीं बढ़े? क्यों हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिला, वो तालीम नहीं मिली? क्यों हमको अस्पताल फैसिलिटी नहीं मिली? क्यों आज हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? इसकी वजह एक ही है कि हम भरोसा करके वोट देते आए, हमारा वोट लेकर ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां सत्ता की कुर्सी पर बैठते आई, मगर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हम क्या करते, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने समाजवादी को वोट दे दिया, हमने बीएसपी को वोट दे दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया, सबने हमारा वोट लिया, हमारे वोट का इस्तेमाल किया इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए, मगर आज भी इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हम बैकवर्ड है। तो वजह एक ही है कि इनकी नीयत साफ है, इनको उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के वोट तो लेना है, इख्तिदार पर आके बैठना है, मगर करना कुछ नहीं है। उस वक्त हमारे पास विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक विकल्प, एक अल्टरनेट है, एक ऐसी पार्टी है जिसको आप अपनी खुद की सियासती जमात पुकार सकते हो, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ऐसी आपकी अपनी पार्टी जो आई है आप ही में से नेता बनाने, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, आप ही में से अपना ऐसा नेता चुनकर विधान भवन में, विधानसभा में भेजने जो जाए, आपके हक की लड़ाई लड़े, आपके मसले मसाइलों को वहां पर जाके सॉल्व करे। और जो 70 साल से हमारे साथ अन्याय होता आया है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, यही मंशा लेकर, यही नियत लेकर हजारों किलोमीटर दूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए। वरना क्या चीज की कमी है? आज हैदराबाद, तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी ब्रदर्स का अगर आप देखिए कार 12 हमारे पास इंटर कॉलेज स्कूल है, कॉलेजेस है हमारे पास, मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे हॉस्पिटल जो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, इतने हाई फैसिलिटी देने वाले हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, कॉलेज, अस्पताल, ये सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, हमारे हिंदू भाई बहन भी वहां पर आकर इलाज करते, सबके लिए। 50 रुपए का आप एक कार्ड ले लो अस्पताल का, 3 महीने तक आपको जिस डिपार्टमेंट में जाकर इलाज कराना, उस डिपार्टमेंट में इलाज मुफ्त। क्या कोई ऐसा अस्पताल बरेली में है आपके पास? कोई है क्या? कोई ऐसा स्कूल आपके पास है जहां पर बच्चों की स्कूल की फीस से लेकर यूनिफॉर्म, किताब, कलम, पेंसिल, बैग, स्कूल बस सब फ्री? को ऐसा है क्या आपके पास? मगर आप भी चाहोगे कि यह फैसिलिटी यहां पर भी हो, यही अरमान लेकर निकले हैं वहां से। वरना क्या जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया हैदराबाद में कि अगर चुनाव के वक्त पर्चा भरकर घर में बैठ जाए तो सामने वाले की डिपॉजिट चली जाती है। ये काम किया, ऐसा काम किया कि लोग सवाल करना ही छोड़ दिए कि काम ही दिख रहा है, बस सवाल क्या करेंगे। फैमिली है, परिवार है, आपकी मेरी तरह सब कुछ है, मगर फिर भी हजारों किलोमीटर दूर से आए, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जगहों के ऊपर जा रहे हैं। आज बरेली में है तो कल संभल में थे, कई कानपुर में थे, कभी लखनऊ में थे, कभी कहां, कभी उतरौला में, कभी जौनपुर में, हर तरफ क्यों जा रहे हैं सदर साहब? उनको तो शौक नहीं है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दी।
कोई शौक नहीं, सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही अरमान, एक ही चाह दिल में लेकर कि नहीं, जो मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़े हुए वर्ग के साथ जो इतने सालों से अन्याय होता आ रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। उत्तर प्रदेश की जनता को ताकत देनी है। आओ, कांधे से कांधा मिलाओ हमारे साथ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, बराबरी की लड़ाई लड़ो, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। ये लेकर आपके बीच में आए, मगर इसमें आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितने बरसों से आपको इस्तेमाल किया गया। एक मर्तबा आपने तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को अपना वोट देकर इख्तियार कुर्सी पर बिठाया। एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इस्तेमाल करके देखिए सर। एक मर्तबा भरोसा हम पर भी करके देखिए। जितना अधिकार आपका हम पर है, उतना ही अधिकार वारिस पठान का भी आप पे है मेरे भाइयों दोस्तों। मैं तो आपका कलमा दुआ गो भाई भी हूं। मेरा अधिकार है, मेरा हक है आपके ऊपर कि मैं आपसे दरखास्त करूं, आपसे विनती करूं, रिक्वेस्ट करूं कि आओ, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, एक परचम तले आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक पार्टी के साथ आ जाओ, एक सदर को अपना सदर मान लो जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आओ, साथ मिलकर बनाएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाएंगे, काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे। अरे हम तो चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथ में कलम कागज देना, कलम से बच्चा एडवोकेट बने, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, एक अच्छा इंसान बने, देश का नाम रोशन करे, कौम का नाम रोशन करे। हम तो यह चाहते हैं कि आपके साथ हो। मगर दूसरी तरफ भाजपा की सरकार, मोदी योगी की सरकार है जो ये नहीं चाहती। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच, जेनोसाइडल सुमिट का इंतजाम किया जाता है और वहां पर 3 दिन के संसद में 20 घंटे में रामायण महाभारत नहीं पढ़ाई जाती। वहां सिर्फ एक ही तालीम दी जाती है कि किसी तरह से मुसलमानों का नरसंहार। हम बच्चों को कलम देना सिखाते हैं, हम बच्चों से दरखास्त करते हैं कि कलम उठा बेटा, पढ़ लिख, एक बड़ा वकील बन, पत्रकार बन, डॉक्टर बन। और वहां बोला जाता है कि कलम छोड़, तलवार उठाओ, 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार करो। ये वहां से कॉल दिया जाता है और मोदी जी खामोश, कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई अल्फाज नहीं, कोई खंडन नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस राज्य में भी यही हो रहा है ना। रायपुर में क्या हुआ, वो कालीचरण नाम का एक दरिंदे ने आके महात्मा गांधी जी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ। महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोला एफआईआर करिए, मगर वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई। तो क्यों किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि अब इस पर एफआईआर करिए? क्या यही सेक्युलरिज्म है? क्या यही सेक्युलरिज्म है हमारे देश का? अरे हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की हम दुहाई देते हैं कि आइए हमारे साथ एक होकर संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और हक की लड़ाई और हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस देश में, इस मुल्क में जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार मेरे रायबरेली के भाइयों का भी अधिकार है। हम किसी से कम नहीं है, इक्वालिटी है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं भी इक्वल हूं। तो फिर क्यों हमको इस तरह से देखा जा रहा है? ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां और ये बीजेपी, मैं तो हमेशा से बोल रहा हूं, एक ही सिक्के के दो बाजू है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है साहब। मगर अब हमको एक होना पड़ेगा, वरना आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देख लो, आंकड़े बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रहा, क्राइम रेट 2020-2021 का आप उठा के देख लो। पुलिस कस्टडी में 15 युवाओं की हत्या की गई है, हत्या। जेल कस्टडी में 450 से ज्यादा युवाओं की हत्या कर दी गई है। मुसलमान बच्चों को बिना किसी बात उठा लिया जाता है, जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है, मारा जाता है रास्ते में। अभी कितने नाम मैं गिना सकता हूं आपके सामने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है।
वीडियो आते हैं, वायरल होते हैं, हर तरफ हम देखते रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि योगी जी का है ना ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा है, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी। क्या आज उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट हाईएस्ट, महिलाओं का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। आपने देखा था किस तरह से बीच में जो चुनाव आए थे ग्राम पंचायत वगैरह के, किस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा था, आप तमाम ने देखा है। किसके राज में? योगी के राज। गंगा किनारे सेकेंड कोविड का जब वेव आया, हमने देखा हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें वहां तैरती हुई देखी। क्यों? क्योंकि इनके पास हॉस्पिटल नहीं थे, ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं थी। ये लाशें हमने तैरती देखी, हमने देखा शमशान में लकड़े नहीं होने की वजह से क्या हालत हो रही थी। किसकी वजह से? योगी की वजह से। आज उत्तर प्रदेश का युवा लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बेरोजगार घूमता जा रहा है, तो उसको रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। 70 लाख रोजगार देने का वादा पूरा एक जुमला निकल गया। और जुमले तो जुमले है ही भाई, तो जुमलाबाज लोग है ही। एक टाइम कहा था 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आया। आया क्या आपके अकाउंट में? आया क्या किसके भाई के अकाउंट में? मैं भी इंतजार कर रहा था आएगा आएगा, आज तक तो नहीं आया। बस ये ख्वाबों की दुनिया में इंसान को लेके जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। लोग जब सवाल करने लग जाते हैं कि मोदी जी, योगी जी, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा, तो धर्म संसद लगा दिया जाता है, ध्यान भटकाओ। मोदी जी कहते हैं अभी उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कट्ठे निकलने बंद हो गए। बोलना सही बात है, आजकल दिन दहाड़े निकल रहे। लखीमपुर में क्या हुआ? टिल्ली का बेटा थार गाड़ी लेकर घर में प्लानिंग किया, कॉन्स्पिरेसी किया, थार गाड़ी लिया, और जहां पर हमारे किसान भाई संविधान के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जाके उनको कुचल दिया। बंदूक से गोली निकली कि जान चले गई। बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट आ गया, चार्जशीट फाइल हो गया कि वो बंदूक टेनी के बेटे के नाम के ऊपर रजिस्टर थी। क्या होता है, चार्जशीट फाइल हो गई। मगर आज भी वो मंत्री जिसके घर में बैठकर साजिश रची गई, वो मंत्री जिसके बेटे ने जाकर किसानों का कत्लेआम कर दिया, मर्डर कर दिया कोल्ड ब्लडेड, वो मंत्री आज भी अपनी सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। आज भी मोदी के साथ वो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में। तो क्या न्याय नहीं चाहिए हमको? मगर नहीं, मोदी सरकार से न्याय की उम्मीद छोड़ दो साहब। अब मौका आपके पास है। संविधान ने आपको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, राइट टू वोट। ये वोट का अधिकार है साहब, ये आपके पास साल में 5 साल में एक मर्तबा आता है। ये लोग डराएंगे आपको, मजलिस को वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी। अरे साहब 2019 का चुनाव आया एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, क्या हम लड़े यहां से यूपी से? हम नहीं लड़े यूपी से। फिर क्यों जाके बीजेपी जीत गई? बीजेपी जीती ना, तो ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों में ताकत नहीं है भाजपा को हराने की, तो वो इल्जाम का ठिकाना हमारे सर पर डाल देते, मजलिस को वोट देंगे तो ऐसा हो जाए। कुछ नहीं होता, मजलिस में ताकत है हराने की, हम में ताकत है बीजेपी को हराने की। और वारिस पठान खोखली बात नहीं करता, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ बता रहा हूं आपके सामने। 2019 का चुनाव आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मजलिस 3 सीटों पर लड़ी। बिहार से हमारे लड़े अख्तर उल इमान साहब, हैदराबाद से लड़े हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से लड़े इम्तियाज जलील साहब। 3 सीट पे लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2 सीट पे कामयाबी मिली है, 2 सीट पे। उसमें 30 साल से जो शिवसेना का, बीजेपी का साथ में गठबंधन वाला कैंडिडेट था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था शिवसेना को, मजलिस ने उसको हरा के वहां से फेंका। ये ताकत है मजलिस की। हम में ताकत है हराने की बीजेपी शिवसेना को। आप आओ हमारे साथ, इंशाअल्लाह डरने और घबराने के नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। शेरों की जमात है, शेरों की जमात है। हक इंसाफ की लड़ाई है। हक इंसाफ की लड़ाई में आओ, सदर साहब का साथ दो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और इस मर्तबा उत्तर प्रदेश के हर कोने में मजलिस इत्तेहाद
इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा और हमारे उम्मीदवार कामयाब होके ऐवान असेंबली में जाएंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं आप जिनको सुनना चाहते हो, मैं भी उनको सुनने के लिए बेकरार हूं। उनको सुनने का ज्यादा मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।